नमस्कार दोस्तों, बनी मैं तेरी जोगनिया भाग 2। अभय कहता है, तेरा बाप हूँ मैं। एक नज़र सामने लेटी लड़की पर डालता है और फिर रोकी को बुरी तरह मारने लगता है। तू खुद को मर्द कहता है साले, कमज़ोर मासूम लड़की के साथ इस तरह की हरकत करता है। आज तेरे साथ कुछ ऐसा करूँगा, आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभय उसे ज़मीन पर गिराकर जोरदार लाते मारता है। लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है, साले आज से तुम मर्द नहीं रहेगा। तू लड़की पर जोर ज़बरदस्ती कहाँ से दिखाएगा। रोहित दौड़ कर आता है और अभय से कहता है, बस कर, मर जाएगा। वह अभय कहता है, इन जैसे हरामखोरों का मर जाना ही ठीक है। रोहित कहता है, लेकिन पहले शालिनी की तबीयत तो देख। अभय रोकी को छोड़कर शालिनी को गोद में उठाता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है। रोहित कहता है, मैंने कल को खबर कर दिया, अब तुम चाहो तो घर जा सकते हो। अभय कहता है, जब तक वह नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ पर हूँ। इसे इस तरह अकेला छोड़कर ठीक नहीं। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट ठीक है, उन्हें होश आ गया है, शरीर पर थोड़ी चोटें हैं जिन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभय अंदर जाता है। शालिनी उसे देखकर कहती है, थैंक यू भैया। अभय कहता है, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारे पापा मिस्टर समरजीत सिंह आए थे मेरे पास। तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो भी मैं उसे बचाता। मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। दरवाजे पर खड़े समरजीत यह सब सुनते हैं और रोते हुए अभय से कहते हैं, बेटा इतनी नफरत मत करो हमसे, आखिर हम भी तो तुम्हारी फैमिली हैं। अभय उन्हें उंगली दिखाकर कहता है, मेरी फैमिली सिर्फ मेरी माँ और मेरी दादी हैं। आपकी बेटी सही सलामत है, टेक केयर। अभय रात 12 बजे घर पहुंचता है। आकांक्षा जी डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अभय कहता है, मम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है वेट मत क्या करो, सो जाया करो, खाना तो मुझे सर्वेंट भी दे देंगे। आकांक्षा जी कहती हैं, पर तुझे खाते हुए देखकर मुझे जो सुकून मिलता है वह कहाँ से मिलेगा। लेकिन बेटा आज क्या ऑफिस में ज़्यादा काम था जो इतना देर हो गई। अभय आकांक्षा के पास जाता है और उसके हाथ पकड़कर उनको सारी बातें बताता है। आकांक्षा जी प्यार से उसके सर पर हाथ रखती हैं और कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। चल मैं खाना लगाती हूँ, तू फ्रेश होकर आ। साधना नंदनी के कमरे में जाती है जहाँ नंदनी फूलों की माला बना रही थी। साधना उससे कहती है, आज हुकुमसा ने तुम्हें शादी में शामिल होने के लिए बोल दिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े ले आई हूँ, कल यही पहनना। नंदनी साधना से कहती है, भाभी सा आप कब तक लड़ोगी मेरे लिए, जहाँ मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आप क्यों परेशान होती हो। साधना प्यार से नंदनी की सर पर हाथ फेर कर कहती है, क्या करूँ, कुछ भी तो नहीं कर पा रही हूँ तेरे लिए, वरना तुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीने देती। इस आलीशान बंगले में जहाँ सुख सुविधा की हर चीज़ें हैं, तू इस बेकार से कमरे में रहती है। कुछ कर पाई मैं तेरे लिए, जहाँ रोज़ खाने में 56 भोग बनते हैं वहाँ तुझे रूखा सूखा खाना पड़ता है। कुछ कर पाई मैं तेरे लिए, जिस घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तू अकेली इस कमरे में अपने दर्द और तकलीफ़ को जूझ रही है। कुछ कर पाई मैं तेरे लिए। मैं तेरे लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ करती भी हूँ तो खुद की खुशी के लिए। नंदनी तुझे कुछ दे नहीं पा रही हूँ लाडो। नंदनी साधना के गले लगकर कहती हैं, जब आप लाडो कहती हो ना भाभी सा, तो ऐसा लगता है माँ का आंचल मेरे सर पर आ गया है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भाभी सा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी किस्मत इतनी तो ख़राब नहीं है कि मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है। मैंने ज़िंदगी को लेकर बहुत सपने देखे थे भाभी सा, और पल भर में ही सब चकनाचूर हो गए। ज़िंदगी को खुलकर जीने वाली मैं आज इन 4 दीवारों में मेरी खुशियाँ कैद होकर रह गई। साधना जी कहती है, तो कान्हा जी को बहुत मानती है ना, तो तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। देखना एक दिन तेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आएगा जो तुझे बेपनाह मोहब्बत करेगा और तुझे इस नरक से बाहर निकालेगा। और मेरा वादा है मेरी लाडो, तेरी भाभी सा हरदम तेरे साथ निभाएगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी खिलाफ खड़ा होना पड़े। अगली सुबह साधना जी रुद्राक्ष के पीछे दौड़ती है और कहती है,
देख रुद्र, मुझे परेशान मत कर। घर में इतने काम हैं और एक तू है कि खाने पीने में इतने नखरे करता है। खा ले बेटा, फिर मासा को टाइम नहीं मिलेगा तुझे खिलाने का। तेजस्विनी कहती है, भाभी साहब इधर लाओ, आज हम अपने लाडे सर को खिलाएंगे। हाय। भुआ शाह के हाथ से रुद्राक्ष दौड़कर तेजस्वी की गोद में बैठ जाता है और तेजस्विनी उसे प्यार से खिलाने लगती है। तेजस्विनी कहती है, पता नहीं फिर कब मौका मिले आपके साथ इस तरह वक्त बिताने का। साधना कहती है, तेजू एक बात हमेशा याद रखना, तेरा रिश्ता नए घर से जुड़ रहा है पर इस घर से ख़त्म नहीं हो रहा है। यह घर तेरा है, जितना अब है उतना ही बाद में भी रहेगा। बड़ी बिरादरी से साझा रही है छोरी, ब्याह के बाद छोरी के लिए सासरा ही सब कुछ होवे है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, फिर भी भुआ सा हमेशा यहीं पर पड़ी रहती है, कभी खुद के सासरे नहीं जाती। भुआ सा गुस्से में पलटकर देखती है तो सामने एक 25 साल का नौजवान खड़ा था। तेजस्वी उसे दौड़कर गले लग जाती है और कहती है, करण भाई साहब, पूरे 5 साल बाद देख रहे हैं आपको। अमेरिका से कब वापस आए? करण कहता है, अरे अब मेरी बंदरिया की शादी थी तो मुझे तो आना था। करण आगे बढ़कर साधना के पैर छूता है, फिर बुआ सा के उसे प्यार से गले लगाती है। करण हुकुम शाह के छोटे भाई का बेटा था। दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती थी, पर करण अपने ताऊ शाह को बहुत मानता है, इसलिए सबके मना करने के बाद भी वह तेजस्विनी की शादी में आया। करण कहता है, भाभी साहब टाबर कहाँ है और बिग ब्रदर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी सीढ़ियों से नंदनी उतरती है। उसे देखकर करण उसके पास जाता है और कहता है, प्रणाम भाभी साहब। नंदनी हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करती है। करण कहता है, आप हमसे उम्र में छोटी हैं, रिश्ते में तो आप हमारी भाभी सा लगती हैं। तभी बुआ सा कहती है, रे छोरी, जय का गजब कियो है, ताने सबके पहन के आ गई, विधवा ने सफ़ेद कपड़ा ही बावे है। साधना कहती है, तो बुआ सा यह तो हल्के कलर के ही कपड़े हैं। शादी ब्याह के घर में नंदनी की सफ़ेद साड़ी पहन के घूमती है, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने उसे हल्के रंग के कपड़े दिए हैं। बुआ सा कहती है, बड़ी बींदनी, जिंदगी ही बेरंग हो गई है, कोई भी रंग वाको रंग ना सका है। करण कहता है, ना बुआ जी, इसलिए मैं राजस्थान छोड़कर अमेरिका चला गया था। आप लोगों के ये पुराने रीति रिवाज और पुरानी सोच आज भी हमें वहीं रखा है। तभी हुकुम शाह कहती हैं, करण को देखकर बहुत खुश होती है, तू आ गया बेटा। हुकुम शाह एक नज़र नंदनी की तरफ देखता है और फिर कहते हैं, नंदनी बेटा, जाओ मंदिर में दीपक जला दो। नंदनी हुकुम शाह के पैर छूती है, मंदिर में चली जाती है। बुआ सा बुरा मुंह बनाकर चली जाती है। नंदनी मंदिर में आरती करती है। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। नंदनी सबको आरती देती है। तभी साधना की नज़र सीढ़ियों पर खड़े अपने पति पर पड़ती है, जिनकी नज़र बराबर नंदनी को ही देख रही थी। साधना जी यह सब देखती है, गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ बंद करती हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करती हैं। साधना नंदनी को अपने साथ ले जाती हैं और सीढ़ियों पर खड़े कुंवर शाह अपने होठों पर जीभ फिराते हैं। करण उन्हें देखकर कहता है, वह बिग ब्रदर कहाँ थे आप? उनके पैर छूता है और गले लग जाता है। साधना जी 1 मिनट नंदी की तरफ देखती है और कान्हा जी की तरफ देखकर कहती है, ए मनमोहक, कब तक बचा पाओगे इस मासूम बच्ची को? कुछ तो रहम करो इस पर, कोई ऐसा भेज दे इसकी ज़िंदगी में जो जीवन भर के लिए इसका रक्षक बन सके। इस दुनिया में बहुत से ऐसे दरिंदे हैं जो इसे नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। अभय ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि आकांक्षा जी किचन में खाना बनाने में लगी हैं। आप हैं? पीछे से जाकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, मम्मा, आज आप किचन में काम क्यों कर रही हो? सर्वेंट कहाँ गए? आकांक्षा जी कहती हैं, कहीं नहीं गए, सब घर पर ही हैं, मैंने उन्हें दूसरे काम में लगा रखा है। अभय कहता है, वह मम्मा, आपने गाजर का हलवा बनाया है? आकांक्षा जी कहती हैं, जल्दी सा फ्रेश होकर आजा, खाना लगाती हूँ। अभय कहता है, मम्मा, दादी कहाँ है? घर में बहुत शांति छाई हुई है। आकांक्षा जी कहती हैं, अपने कमरे में है। अभय अपने कमरे में फ्रेश होने जाता है, तभी कोई पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर लेता है। पहले तो अभय थोड़ा चाहता है, फिर हाथों को छूकर कहता है,
रूही की बच्ची, तू कब आई अमेरिका से? एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए अभय के सामने खड़ी थी और कमर पर हाथ रखकर कहती है, ओहो, तू मुझे कैसे पहचान लेते हो? फिर अभय के गले लग जाती है। पता है, मैंने तुझे सरप्राइज़ देने के लिए सोचा था, इसलिए मैंने आंटी को भी मना कर दिया कि तुझे ना बताए कि मैं आई हूँ। अभय कहता है, अब समझ में आया, इसलिए मम्मा किचन में लगी हुई थी और उन्होंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा भी बनाया है। लड़की कहती है, वह जैसे भी, तुझे तो पसंद है ही नहीं, चल जल्दी से नीचे आ जा। रूही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में अभय नीचे आता है तो दादी गुस्से में बैठी हुई थी। आकांक्षा जी और रूही हंस हंस कर बातें कर रही थी। दरअसल रूही आकांक्षा जी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। माँ पापा की इकलौती और लाडली होने की वजह से जिद्दी थी। आकांक्षा जी अभय की शादी रूही से कराना चाहती थी, लेकिन दादी को रूही बिल्कुल पसंद नहीं। बस इसलिए आज दादी थोड़ा उखड़ी उखड़ी है। अभय कहता है, और बता रूही की बच्ची, किसी विदेशी को पसंद किया है क्या आपने? रूही कहती है, अजी हम विदेश में रहते ज़रूर हैं, पर दिल हमारा देसी है। शादी करेंगे तो किसी देसी से। आकांक्षा जी कहती हैं, देखा मेरी चूही कितनी समझदार है। दादी मुंह बनाकर कहती है, कुछ ज़्यादा ही समझदार लग रही है। पता नहीं किसके कर्म फूटे होंगे, जिसके घर में यह लड़की जाएगी। उनकी बातें सुनकर अभय हंसने लगता है। रूही मुंह बनाकर कहती है, दादी हम जिस घर में जाएंगे ना, वहाँ पर इतना सारा गुड लक आएगा, कुछ कहने के लिए नहीं। आकांक्षा जी कहती है, माँ जी आप जैसी बातें कर रही हैं, वही पूरे 3 साल बाद इंडिया वापस आई है, और वह भी हमारे लिए। हम पर इसकी जिम्मेदारी है। निम्मी नहीं है, मेरे भरोसे यहाँ भेजी है। अगर आपको रूही पसंद नहीं तो प्लीज़ आप उससे बात मत कीजिए, पर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए। यह मेरी बेटी जैसी है। बात को बिगड़ता हुआ देखकर अभय बीच में बोलता है, अच्छा एक बात बता दूँ, इतनी पतली कैसे हो गई? लगता है विदेशी धरती पसंद नहीं आ रही है तुझे। रोहित प्यार से अभय को देखते हुए कहता है, वहाँ पर तुम नहीं होना। अगर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दादी आकांक्षा जी के कमरे में जाती है और कहती है, सुन बहू, मैं जानती हूँ कि तूने इस रूही को यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन मुझे यह लड़की अपने अभय के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक नंबर की बदतमीज और नक चढ़ी है। मैं अपने अभय के लिए एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की लाना चाहती हूँ, ना कि दौलत के लिबाब को ओढ़कर एक अमीर जाती। दादी आकांक्षा जी का जवाब सुने बिना ही वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। आकांक्षा जी कहती हैं, माँ जी मेरे अभय की बीबी और इस घर की बहू अगर कोई बनेगी तो वह सिर्फ मेरी रूही होगी। जयपुर राठौड़ मैंसन। तेजस्विनी का संगीत भी बहुत अच्छे से निमट जाता है। नंदनी आज काफ़ी खुश लग रही थी। उसे देखकर साधना जी कहती हैं, कितने दिनों बाद तेरे चेहरे पर यह खुशी देख रही हूँ। बुआ जी के मना करने पर संगीत में शामिल तो नहीं हुई, पर दूर से बैठकर सब कुछ देख रही थी। सबके जाने के बाद नंदनी तेजस्वी के पास आती है। तेजस्वी नंदनी को गले लगाकर कहती है, थैंक यू भाभी साहब, हमारी शादी में शामिल होने के लिए। आप रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि राघव भैया हमारे साथ है। नंदनी तेजस्वी से कहती है, दीदी आपको देने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है। हमारे पास इस वक्त सबसे कीमती चीज़ यही है, इसे रख लीजिए। हमारी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझकर तेजस्विनी उसे लेने के लिए आती है कि बुआ जी बीच में आकर उसके हाथ को रोक कर कहती है, थारी भली होवे कर्म जली, अपशगुन कहीं की। जय कह दे रही है, छोरी ने थारे को मना किया था ना, अपना साया भी छोरी से दूर रखे। थारे को तोहफा देने है, अपनो मन हुस छाया छोरी से दूर रखे। भाग जा अरे से। तेजस्विनी बुआ जी से अपना हाथ छुड़ाकर नंदनी के हाथ से वह तोहफा ले लेती है। नंदनी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। बुआ सा तेजस्विनी से उस तोहफा को छोड़ने के लिए बोलती है, पर तेजस्विनी नहीं मानती और उसे खोलकर देखती है तो अंदर कान्हा जी की एक प्यारी सी मूर्ति होती है, जिसे देखकर तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बुआ जी मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। साधना अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसकी नज़र नंदनी के कमरे पर पड़ती है। साधना सोचती है,
एक बार देख लेती हूँ। आज भुआ जी ने बहुत बुरा भला कहा बेचारी को। साधना ने ही नंदनी के कमरे में जाकर पास जाने वाली ही होती है, तभी वह रुक जाती है। नंदनी की खिड़की के पास उसे कुंवर शाह खड़े हुए दिखते हैं, जो नंदनी के कमरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। साधना गुस्से में उनके पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, छोटे भाई की बीबी बहन और बेटी के समान होती है। वर्षा जलती हुई आंखों से उसे देखते हैं और धक्का देकर गुस्से में वहाँ से चले जाता है। साधना जी आंखों में आंसू भरकर उसके पीछे चल देती है। कमरे में आकर कुंवर शाह एक झटके से साधना का हाथ पकड़ते और मोड़कर कमर से लगाकर कहते हैं, हमारे रास्ते में आने की बार बार कोशिश मत करिए। साधना जी गुस्से में होती है, आप बार बार नंदनी पर अपनी गंदी नज़र मत डालिए, मासूम बच्ची है वह, छोड़ दीजिए उसे। कुंवर शाह साधना के बाल पकड़कर कहते हैं, एक बार पहले भी तूने मेरा काम खराब किया है। जिस तरह इतने सालों से अपने मुंह को बंद किए है, उसी तरह आज भी बंद करके रख। साधना कहती है, आज तक मैंने अपना मुंह बंद किया क्योंकि आज तक आपके बिस्तर पर और लड़कियां थी, पर आज बात नंदनी की है, जो इस घर में हमारी जिम्मेदारी है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी आदत हो गई है आपके साथ हर रात एक नई दुल्हन को देखने की, लेकिन उन्हें हम नंदनी को शामिल नहीं होने देंगे। यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए। कुंवर शाह साधना को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, और हम उसे पाकर रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अभय छत पर खड़े होकर चांद को देख रहा था, तभी रूही पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। अभय उसे देख उसे खुद से दूर करता है और कहता है, हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। रूही कहती है, तो क्या हुआ, क्या बड़े होने से हमारा रिश्ता बदल जाएगा? अबे मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम आज भी मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी और हमेशा रहोगे। रूही अभय से कहती है, सिर्फ दोस्त? मुझे लगता है अब हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए, क्योंकि अब हम सच में बड़े हो गए। अभय कहता है, कौन सी बात बता देनी चाहिए? रूही कहती है, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही है, वह तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। बोल दो उनसे कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभय चौंक कर कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रूही? रूही कहती है, कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? अब तुम भी तो प्यार करते हो ना मुझसे? अभय कहता है, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, तुम सिर्फ मेरे लिए मेरी दोस्त हो, प्लीज़ इसके आगे मत सोचो। अभय वहाँ से चला जाता है। रूही का चेहरा गुस्से से जल उठता है। मिस्टर अभय प्रताप सिंह, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो वह सिर्फ मैं हूँ। आज पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। पूरा जयपुर इस शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। चारों तरफ मीडिया वाले आए थे। आखिरकार राठौड़ परिवार की इकलौती बेटी की शानदार शादी में शामिल होने के लिए पूरे भारत बड़ी बड़ी हस्तियां जो आ रही थी। तेजस्विनी अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचकर खुश थी। आखिर उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से जो हो रही थी, जिसे वह कॉलेज से ही पसंद करती थी, और आखिर साधना की वजह से आज उसी से उसकी शादी हो रही थी। नंदनी पर भुआ शाह का कहर बरकरार था, पर फिर भी वह तेजस्विनी और साधना की खुशी के लिए भले ही अंदर से दुखी हुई थी। पर तो दोस्तों, ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।